नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस, बतानी है कि किस तरह की रिएक्शंस हैं। तो रिएक्शंस को देख के पता चल रहा है कि भाई आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो उसके पास कॉपर कॉपर यहां बच रहा है, पर वहां क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि ये क्रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे, जितने केमिकल रिएक्शन होंगे, सभी के सभी क्या होंगी, रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं रिडॉक्स रिएक्शन होंगी नहीं, दैट इज अ कॉमन। यहां पे इस क्वेश्चन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि हाई रिएक्टिव क्या करता है, डिस्प्लेस, उसको वहां से हटा देता है, किसको, लेस रिएक्टिव को। तो क्या इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि किसी हाई रिएक्टिव ने किसी लेस रिएक्टिव को वहां से हटा दिया हो। ठीक है, चेक करके बताएंगे। फिर ये बोला है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का कब होगा, यानी कि जिसकी कैटायन और एनायन क्या हो जाए, या जो रिएक्शंस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, जो रिएक्शन में फॉरवर्ड जाना बंद कर दे, जिस रिएक्शंस की केमिकल प्रोसेस स्टॉप हो जाए, रुक जाए। क्या इसमें ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन डेफिनेटली बन रहा है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि रिएक्शंस पीपीटी फॉर्म में आ रही है, क्या पीपीटी रिएक्शन है क्या, नहीं, वो भी नहीं है। तो यहां पे जो रिएक्शंस हो रही है दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव। यदि ऐसी प्रॉपर्टीज को कोई फॉलो करेगा तो वो रिएक्शन से डिस्प्ले रिएक्शन होगी, वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग बताना है कि कौन सा टर्म कंडीशन फॉलो कर रही है एक्जोथर्मिक प्रोसेस को। यानी कि भाई अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में हमें पता है कि जो रिएक्शन फास्ट हो, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, रिएक्शंस शॉर्ट टाइम पीरियड में होनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी बेस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ टर्म्स और फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट थिंग ये कह रहा है कि टर्म्स को देखते हैं पहले से, कि रिएक्शंस ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ऐसा एक्जोथर्मिक में डेफिनेटली हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि डाइल्यूट ऑफ एन एसिड। तीसरा कहता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर करने के लिए आपको एक्सटर्नल हीट लगानी पड़ेगी, मतलब हीट लगाए बिना वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। तो मतलब ये कंडीशन तो किसी भी कंडीशन में फॉलो अप नहीं होगी। अब ऑप्शन बच गए आपके पास तीन में से सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन यू नो वेरी वेल, सब्लिमेशन कह रहा है और क्रिस्टल फॉर्म की बात कर रहा है। तो भाई क्रिस्टल सॉल्यूशंस आपको पता है कि ड्राई सॉल्यूशन होता है, और उसको आप रिएक्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर तो चाहिए, या क्विकलाइम फॉर्म में यानी कि सॉल्यूशन ऑक्साइड फॉर्म में कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए। तो यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस भी हम वहां पे नहीं करा सकते। दूसरा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए सिस्टम आपको कैसा चाहिए, क्लोज चाहिए, और दूसरा क्वांटिटी आपके पास लेस चाहिए। ठीक है, एक्जोथर्मिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहली बात है कि फास्ट रिएक्शन होनी चाहिए। दूसरा आपके पास क्या है, क्वांटिटी लेस होनी चाहिए। सिस्टम क्लोज होना चाहिए। रिएक्शन शॉर्ट टाइम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
रिएक्शन फास्ट होगी और रिएक्शंस यहाँ पे होगी तो इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगी, क्वांटिटी लेस होगी, सिस्टम आपके पास क्लोज होगा और शॉर्ट टाइम रिएक्शन होगी। और यदि आप इफ या सीधा लिख लो नो नीड कैटलिस्ट, नो नीड टू एक्सटर्नल कैटलिस्ट, कि आपको किसी एक्सटर्नल कैटलिस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। यदि आप लगाओगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस है वो स्लो कर जाएगा, मतलब कि वो रिएक्शंस उतनी फास्ट नहीं होगी। पहली बात तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, स्लो होने के साथ साथ कुछ कंडीशन के बाद वो रुक भी सकती है। यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चीजें यहाँ पे क्या रहेंगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम जो 6 पॉइंट रहेगा आपका, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि देखो टेम्परेचर को आप डिस्टर्ब करोगे तो भी रिएक्शन डिस्टर्ब होगी, एंड प्रेशर को आप डिस्टर्ब करोगे देन आपकी रिएक्शन फिर भी आपकी क्या रिएक्शन होगी भाई, डिस्टर्ब होगी। तो इस कंडीशन के बेस पे आप फॉलो नहीं कर सकते, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। आप कितने ऑप्शन में ऑप्शन 3 एंड 4 यूज किया गया है, 3 यहां यूज किया गया है, तो ये भी अपने काम का नहीं है। यहां नहीं किया गया, यहां अच्छा 4 क्रॉस हो गया तो ये भी हमारे काम का नहीं, 3 एंड 4 पहले क्रॉस हो गया तो ऑप्शन दैट इज द ए। ठीक है, रिएक्शंस वाटर के बेस पे आराम से करा सकते हो क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यदि सॉल्यूशन जो भी आप डालोगे, ठीक है, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा और इजिली से एक मीडियम प्रोवाइड करके इजिली से अपने प्रोसेस को कंप्लीट यहाँ पे किया जा सकता है। स्पेशली दिस केस में तो बहुत ही पॉसिबल है क्योंकि ऐसे रिएक्शंस के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या कर जाता है भाई, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जितना ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा टेम्परेचर उतना ही आफ्टर द रिएक्शंस डिक्रीज कर जाता है वहां का टेम्परेचर। ठीक है, अब डाइल्यूट ऑफ एन एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का यहां पे सीधा सीधा रीजंस आपके पास आके निकलता है कि 70% आपको यहां पे जो प्रेजेंस मिलेगी वो मिलेगी यहां पे वाटर की, और 30% प्रेजेंस मिलेगी वो मिलेगी यहां पे एसिड की प्रेजेंस मिलेगी, जो डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ द आयंस की, यानी कि उसके ऊपर जो आयंस काम कर रही हैं वो किस तरीके से और किस फॉर्मेट के अंदर काम कर रही हैं, कितने अमाउंट में आयन यहाँ पे, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन भी यहाँ पे कम होगी। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा होती जो एक मीडियम प्रोवाइड करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता, वहां पे आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती, दैट विल बी स्लो हो जाती। तो यहाँ पे दो हैं, क्वेश्चंस हो गए, रीजन हो गए, प्लस में आपके पास जो टॉपिक है साथ में मैंने आप लोगों को वो भी रिवाइज कराया है। ठीक है, तो कंप्लीट करें एंड देन राइट डाउन करें, फिर भी यदि किसी को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करें भाई। नेक्स्ट जो हमारा भाई क्वेश्चन आता है, इन दिस गिव रिएक्शंस हमें क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, अब देखो हर कोई एक रिएक्शंस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो वो अपने आप किसी भी काम को कोई भी नहीं कर सकता, उसको किसी मीडियम की, किसी हेल्प की, किसी सपोर्ट की हर किसी को जरूरत पड़ती है। जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं तो मतलब आप ये देख लो कि वहां पे रिडक्शन किसका हो रहा है। जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा तो ये देख लो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। फॉर द ट्रिक बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैंने बात करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जिसका आप क्या हो रहे हैं, रिडक्शन, यानी कि जिसका क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन आता है, रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है भाई? ऑक्सीडेशन होने में जिसने हेल्प की, किसने की? रिड्यूसिंग एजेंट ने। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को होगा ना कि जिसने ऑक्सीडेशन हेल्प करने ने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिडक्शन करने में हेल्प करता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। मतलब एक दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल में काम करेंगे। जब एक काम कर रहा होगा तो दूसरा मदद करेगा, जब दूसरा काम कर रहा होगा तो पहले वाला उसकी मदद करने आ जाएगा। तो सेम पैटर्न में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शंस पे आते हैं। रिएक्शंस क्या कह रही है? Br2 आपके पास है, Br ब्रोमियम 2 आपके पास यहाँ पे डायटोमिक फॉर्म के अंदर है, जो आयोडीन के साथ ऐड करा है और ये आयंस फॉर्म के अंदर है, और मैंने वहां पे देखा कि वो एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ डायटोमिक में था, यहाँ पे मोनोएटॉमिक में आ गया। ये यहाँ पे मोनोएटॉमिक में था, ये डायटोमिक फॉर्म के अंदर आ गया। एटम 2 थे पर ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे एटम एक था पर डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो मतलब रिडक्शन किसका होगा? ठीक है, ये डाई थे, टूट के आ गए मोनो के अंदर, ये मोनो था, टूट के आ गया डाई के अंदर। कन्वर्जन तो हुआ है, रिएक्शन के अंदर चेंजमेंट तो हुआ है। तो ये कह रहा है Br2 आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, एन किसका होगा? ठीक है, अब देखो भाई रिडक्शन किसका होगा? जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा, जिसने भाई यहाँ पे एक एटम था, यहाँ पे इसके पास 2 एटम आ रहे हैं, या इसके पास 2 एटम थे, वो टूट के एक एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब किसने गेन किया यहाँ पे? इसने तो गेन किया और इसने यहाँ पे लूज किया। तो इसने लूज किया तो ये हमारे काम का नहीं। रिडक्शन किसका हुआ? तो इसका रिडक्शन हुआ, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी हमें धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद हो ही जाएगा। पर हमने एनटीएससी के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर हमने एक चीज जरूर पढ़ी है, और वो चीज हमारे पास ये है कि भाई जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो मोस्टली क्वेश्चन एनटीएससी के अंदर जो पूछे जाते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली रहती है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग बेस पे, या तो जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। मतलब देखो बच्चा क्या करता है? बच्चा फोकस करता है कुछ चैप्टर्स के टॉपिक पे। बच्चा सबसे ज्यादा फोकस करता है बैलेंसिंग सीखने में, बच्चा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखने में। ठीक है, कोरिजन के बारे में पढ़ने में, रिएक्शंस को बैलेंस करने में, डेफिनेशन को लर्न करने में। ठीक है, एग्जाम्स वाले को, एग्जाम जो बना रहा है, प्रिपेयर को आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट रेडी कर रहा है, उसको पता है कि बच्चे ने अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा रखा है कहां पे? पूरे चैप्टर को समझने में, और समझने के लिए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर टॉपिक उठा रखे हैं। कौन कौन से? दोबारा रिवाइंड करा देता हूं। हमने टॉपिक पे फोकस किया बैलेंसिंग सीखने में, हमने फोकस किया डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने में। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने पूरा ध्यान वहीं लगा दिया, 10 दिन लगा दिए चैप्टर को समझने में। लास्ट में कुछ टाइम बचा था तो हमने हल्का सा रिवाइज कर लिया कि कोरिजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, पर पेपर वाले को पता था कि भाई ये वाला पार्ट बच्चे ने मिस कर दिया। जैसे सीबीएसई वाले क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, जितनी मार्केट में बुक आते हैं हम उनकी जितने एडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। पर जब सबसे पहले हम जहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था जिस चैप्टर को, उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं और जो सोल्ड क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, या जो एक्टिविटीज होती हैं, जो मतलब एक छोटी सी किताब में जो चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं। अदर बुक को प्रेफर करना हम ज्यादा बेस्ट समझते हैं कि नहीं उसके अंदर कुछ ज्यादा कंटेंट दिया होगा।
बट रियलिटी ये है कि जो कंटेंट आपके पास पहले था आप उस पर होल्ड नहीं कर पाए हो और अदर्स के पीछे भाग रहे हो। एक बुक उठाओ, एक पब्लिकेशन यूज करें, डाउट वहां से लें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, चैप्टर पे होल्ड करने की कोशिश करें। मोर देन क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर रहेगा आप फोकस करें क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के अंदर, ठीक है। और हम जो डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो बड़ी क्लासेस का टॉपिक है, ठीक है भाई। आप कंपिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, आप कैसे, आपकी क्लास के बच्चे नहीं बैठेंगे वहां पे, कई लाख बच्चे उस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको अपना लेवल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाने की, यहाँ आप हो क्लास में, यहाँ से बस आपको यहाँ आने की जरूरत है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपने आप पहुँच जाओगे, आपको ऑफर लगाना है यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहीं आना आपको, यहाँ और यहाँ तो अपने आप पहुँच जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। टू द फोकस, आपको फोकस रखना है आपके टॉपिक्स पर, जो आप टॉपिक के बारे में रेगुलर स्टडी कर रहे हो उसी टॉपिक पे। तो केमिकल इक्वेशन एंड द जो रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला टॉपिक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करना है रेडॉक्स रिएक्शन पे, वन स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन, बैलेंसिंग वन टाइप और टू टाइप के हिसाब से, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन टू स्टेप बेस पे बैलेंसिंग, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये आपको ऑल ओवर रिएक्शन एंड टू स्टेप रिएक्शंस को बैलेंस करना, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आनी चाहिए यदि आप एनटीएससी के अंदर इस चैप्टर बेस पे स्कोर करना चाहते हैं। तो हम यही नहीं करते, रिडॉक्स नहीं करते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और टू स्टेप बैलेंस रिएक्शन एंड द और रिडॉक्स रिएक्शन, हम यही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है फॉर्मूला बनाने नहीं आते, वैलेंसी नहीं पता, एटॉमिक नंबर नहीं पता। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को ही देखो, हम सीखना नहीं चाहते, हम उस टॉपिक को स्किप करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं। बोला छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, ये एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको बाद में कर लेंगे, पर वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें टफ लगने लग जाता है। उस टफ का सॉल्यूशन ये है कि जिस टॉपिक से आप भाग रहे हो, जिसको आप फेस करना नहीं चाहते, जिस दिन आपने उस टॉपिक को फेस कर लिया तो योर सिलेक्शन दैट विल बी डेफिनेटली, यानी कि आपका सिलेक्शन उसके बाद डेफिनेटली है। और जब तक आप अवॉइड करते रहोगे, आप सामने उस क्वेश्चन को फेस ना करके साइड में फेस करना चाह रहे हो, तो जब तक आपके पास, क्योंकि जितनी बार आप अटेम्प्ट में बैठोगे उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा, और क्योंकि हमने उसी को अवॉइड किया था तो सेम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं ये एनटीएससी के अंदर 2018 और 19 के अंदर, यानी कि रिसेंटली बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। 18-19 में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पे भी बात कर रहा है, और काफ़ी सालों से मैंने और भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो सेम क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड उसने डिस्कस को आपसे पूछे गए हैं और डिस्कस किए गए हैं। तो ध्यान रखें, ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड पे फोकस ना करके अपने लेवल पे फोकस करने की कोशिश करें कि आगे क्लासेस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जब आपके पास क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम वाला, और ये नहीं कि पेपर स्पेशल आपके लिए बनाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं एग्जाम में के लिए और पेपर का लेवल आईक्यू लेवल के बेस पे, यानी कि एक स्टैंडर्ड के बेस पे, स्टैंडर्ड पेपर फॉर्म में पेपर का फॉर्मेट बनाया जाता है। कोई ज़्यादा हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि स्पेशली आपके लिए पेपर हार्ड बना है। तो क्वेश्चंस और टॉपिक पे ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस आप नोट करेंगे और जो आपके थोड़ा इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है साथ में आप उसको राइट डाउन करेंगे, नोट करेंगे। फिर भी किसी को डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर क्वेश्चंस यानी कि नीट क्वेश्चंस, नीट, एनटीएससी, जैसे हर क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है, उसी प्रकार हम एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा ओनली डाउट सेशन होगा। इसलिए मैं बच्चों को बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि बच्चा हमसे कनेक्ट हो। कनेक्ट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइम वो लेक्चर पढ़ने में लगा रहा है उसी लेक्चर्स को वो क्या करे, प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, अपने टाइम को वेस्ट उसको फील ना हो और अच्छे से उस कंटेंट को डिलीवर कर पाए। डिलीवर के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन की मोर देन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डाउट पूछने के लिए कमेंट करने पड़ेंगे, और जब तक रिप्लाई आता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जो इतना पेशेंस रखने की कैपेबल होगा वो सिलेक्शन लेने की डेफिनेटली कैपेबल होगा। ठीक है, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।